अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अवाम की तरफ से अदालत में केस दायर किया जा सकता है। आमतौर पर जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है और जिनके हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, वो मुकदमा दर्ज करे। कहीं किसी के साथ जुल्म हुआ हो तो मुकदमा दर्ज कराने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब तरीका बदल चुका है। अगर मेरी तरफ से किसी के साथ ज्यादती हुई है तो आप उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। चूंकि गरीबों के साथ नाइंसाफी होती है, इसीलिए वो मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं रख सकते, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। कोई भी फर्द या फिर अंजुमन, तंजीम या फिर इस तरह मुकदमा दर्ज करवा सकती है। नेज किसी फर्द की जानिब से मुकदमा दर्ज किया जा सकता है या कुछ लोगों की जानिब से या फिर तंजीम की जानिब से। तुम्हारा रिश्ता क्या है? केस को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हकीकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलात को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। हाल ही में इस तरह के केसेस ज्यादा हो रहे, जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत अच्छा कर रहे। श्रीनिवास राव, जिन्होंने जीएचएमसी सिकंदराबाद सर्कल के एसीपी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद सिटी के डिप्टी मेयर मोटेसी लता शोभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर मोटे शोभन रेड्डी के साथ एक बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर कैंप ऑफिस में उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो सिकंदराबाद सर्कल में गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करे और उन्हें अपने दायरे कार में मौजूद लोगों को फराहम करे। एआईएफ के रियासती जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र, वर्किंग सदर श्रीकांत, डीवाईएफआई के रियासती सदर और सेक्रेटरी कोटा रमेश, बीवाईएल के रियासती सदर केएस प्रदीप ने मुतालबा किया है। बुध को यूथ एसोसिएशन का इजलास हिमायतनगर के सत्यनारायण रेड्डी भवन में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मेट्रो कॉरपोरेशन मेट्रो के मुसाफिरों को मुफ्त पार्किंग की सहूलियत फराहम करने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसाफिर अपनी गाड़ियां बगैर किसी कम से कम सहूलत के पार्क करते हैं तो सरकारी जमीनें मुफ्त में लेना और पार्किंग चार्जेस के नाम पर वसूल करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुसाफिर मेट्रो ट्रेन की चार्ज की मदद से पहले ही सैकड़ों रुपए अदा कर रहे और पार्किंग के नाम पर दोबारा चार्ज करना, जो कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बराबर है, ये फिर बुराई है। उन्होंने नागोले, मयापुर और दीगर तमाम स्टेशन पर फौरी तौर पर मुफ्त पार्किंग की फराहमी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस पर मुस्बित फैसला न किया गया तो नौजवान जमाती तहरीक को तेज कर देंगे। इसके एक हिस्से के तौर पर वो 29 अगस्त को नागोल मेट्रो पार्किंग और 30 अगस्त को मियापुर मेट्रो स्टेशन पार्किंग में मुसाफिरों से दस्तखत जमा करेंगे, जिसके बाद वो मेट्रो के एमडी को अर्जी देंगे और मसले की वजाहत करेंगे। ताहम उन्होंने कहा है कि अगर वो जमा करने से पीछे नहीं हटते तो वो 1 सितंबर को चिल्लो नागोल और मेट्रो स्टेशन पर कॉल करेंगे और एहतजाज जाहिर करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि 9 दिसंबर को सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना मां के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी, जो इंतजामिया का दिल है। उन्होंने कहा है कि इस दिन हम तेलंगाना की तहरीक के दौरान होने वाले मिलियन मार्च की तरह लाखों तेलंगाना बच्चों की मौजूदगी में तेलंगाना मां के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध की सुबह रियासती सेक्रेटरिएट के अहाते में तेलंगाना मां की मूर्ति की तनसीब के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो भूमि पूजा प्रोग्राम को शायान शान तरीके से मुनाकिद करना चाहते हैं और वैदिक स्कॉलर्स से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि दशहरे तक आज के अलावा कोई अच्छे दिन नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि नायब वजीर आला केरला के दौरे पर जा रहे थे और दीगर वज़रा दीगर कामों में मसरूफ थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के कारकुनों ने साबित कर दिया है कि अज़म और इस्तेकामत के साथ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर में अपनी तकरीर के मुताबिक तेलंगाना रियासत की 60 साल पुरानी ख्वाहिश को पूरा करने पर सोनिया गांधी की सिताइश की है। उन्होंने कहा है कि 2014 में तेलंगाना की तश्कील सुनहरी हुर्फ में लिखे जाने के काबिल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2014 से 24 तक 10 साल तेलंगाना पर हुकूमत करने वालों ने फख्र किया। उन्होंने बहुत कुछ बनाया और दुनिया के लिए मिसाल कायम की है, लेकिन उन्होंने तेलंगाना की मां को छुपाने की कोशिश की। वो समझते हैं कि वो तेलंगाना ही के लिए सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ खुद साबिक हुक्मरानों ने सुलूक किया है।
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंघोर ने निजामाबाद को हादसात से पाक जिला बनाने के लिए सभी से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से सड़क हादसात में बहुत से लोग जान की बाजी हार गए हैं। जिला महकमा पुलिस और कानून निफाज करने वाले इदारों के मुश्तरका एहतमाम हाई स्कूल्स और कॉलेज के तलबा तालिबात को ट्रैफिक कवानीन बिलखुसूस पुलिस पर दोपहिया गाड़ियों के सवारों को हेलमेट पहनने की जरूरत के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के चौक तक रैली निकाली गई जिसमें प्ले कार्ड्स आवेजा थे। डिस्ट्रिक्ट जज कलेक्टर सीपी ने भी हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली। पुलिस काला जूता टीम के अरकान ने गानों और परफॉर्मेंस के जरिए बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने के खतरात के बारे में बेदारी की है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज सुनीता और इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के बगैर तेज रफ्तार गाड़ियां चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना सड़क हादसात की अहम वजूहत है। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे गाड़ियां चलाकर हादसात का बाज बन रहे और अपने खानदान के साथ साथ मुआशरे और दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे। नाबालिग को गाड़ी देने पर वालिदैन को भी जुर्म समझा जाता है जिसकी सजा 3 साल तक कैद है और इसके अलावा इसके जहन में रखते हुए किसी भी हालत में नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ని అందరూ పాల్గొని చాలా మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటున్నారు. దీనంతా సక్సెస్ చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను కొన్ని లీగల్ సైడ్ విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రతి చోట సీసీ కెమెరాలు ఉంటున్నాయి. సెల్ ఫోన్తో మాట్లాడి డ్రైవ్ చేస్తున్నా లేకపోతే తాగి డ్రైవ్ చేస్తున్నా అవన్నీ కూడా అందులో రికార్డ్ అవుతాయి. ఇది వరకటి కంటే ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ పటిష్టమైంది. ఇవన్నీ కూడా కోర్టులో కనుక ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మీకు విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ వచ్చే కూడా పోతాయి. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు దీన్ని ఒక అస్త్రంగా వాడుకుంటారు. మీకు వచ్చే కాంపెన్సేషన్ కానీ ఏమైనా నెగ్లిజెన్స్ మీ పట్ల మీరు చేశారు కాబట్టి మేము ఇమ్మము అని చెప్పేసి ఎంబీఓపీలలో అవార్డ్స్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మైనర్ కనుక వెహికల్ ఇస్తే పొద్దు నుంచి మా డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారు, తర్వాత కమిషనర్ గారు వీళ్ళంతా చెప్తున్న విషయమే. మైనర్స్ కనుక వెహికల్ ఇస్తే పేరెంట్స్ కూడా పనిషబుల్ అని చెప్తున్నారు. అందుకని మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క మైనర్కి బండ్లు ఇవ్వడము, తర్వాత సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ ఒకటి, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఈ 3, స్పీడ్ అనేది ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ నడపాలి. సార్ చెప్పారు మన ఎందుకు ఇంత ఉధృతంగా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు అందరూ కలిసి అని అంటే 3వ స్థానంలో ఉంది నిజామాబాద్ ప్రమాదాల విషయంలో అని అంటున్నారు. కానీ మనం 33వ స్థానానికి వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక నుంచి 2 వీలర్ మీద అయ్యే యాక్సిడెంట్స్ని మనమంతా నిరోధించి ఎంతోమంది ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన అవసరం చాలా ఉన్నది. కాబట్టి ఇదొక మేము ఒక ఇదిగా ఉద్యమంలాగా తీసుకువెళ్ళి నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ని రోల్ మోడల్గా, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నిర్వహించిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా మేమే ఫస్ట్. ఆల్ ఓవర్ స్టేట్ మొత్తంలో ఏ ప్రోగ్రాం చేసినా ఫస్ట్ ఏదైనా సాధించేదంటే నిజామాబాద్ జిల్లాని సగర్వంగా చెప్తాను. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారితో కూడా కలిపి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాము. కాబట్టి మీరందరూ సహకరించి మన రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించడంలో మీరందరూ మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని కోరుకుంటూ నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పోలీస్ శాఖ వారు మరియు ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్లో ఈ హెల్మెట్ వాడడం దాని మీద ఈరోజు అవేర్నెస్ కార్యక్రమం ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజింగ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో మనకి హెల్మెట్ వాడడం, అదేవిధంగా హెల్మెట్ వాడకపోవడం వల్ల జరిగే ఈ ప్రమాదాల గురించి మనకి పోలీస్ శాఖ వారు ముఖ్యంగా దీని గురించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రజల్లో క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే జనరల్గా మనకి ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా చలాన్స్ అవి కలెక్ట్ చేసినా కూడా ప్రజల్లో కొంత వ్యతిరేకత అనేది వ్యక్తమవుతుంది. సో బట్ ఖచ్చితంగా మనము 2-pronged స్ట్రాటజీ లాగా ఒకవైపు అవేర్నెస్ మనం క్యాంపెయినింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇంకొక వైపు రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ద్వారా కూడా మనం యాక్టివిటీస్ అనేది టేకప్ చేస్తూ ఉంటాము. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు జిల్లా ప్రధానికానికి కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఖచ్చితంగా మనకి 18 ఇయర్స్ దాటిన పిల్లలకి మాత్రమే వెహికల్స్ ఇచ్చే విధంగా చాలా వరకు మైనర్స్ కూడా మనకి వెహికల్స్ అనేది డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నారు.
సో పేరెంట్స్ కూడా దాంట్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా వాహనదారులు కూడా ముఖ్యంగా మనకి జరిగే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ డెత్ కేసెస్లో ఎక్కువ శాతం ఆల్మోస్ట్ 70% అనేది టూ వీలర్ వెహికల్స్ కేసెస్ ఉంటున్నాయి. కాబట్టి వాహనదారులు ఇంకా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా హెల్మెట్ అనేది అందరూ ధరించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మరియు డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ ర్యాలీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో భాగంగా మేము ప్రజలకి ఇస్తున్నటువంటి మెసేజ్ ఏంటంటే, రాష్ట్ర వ్యాప్తంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో, యాక్సిడెంట్స్, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో చాలామంది చనిపోతున్నారు. దాంట్లో నిజామాబాద్ జిల్లా 3వ స్థానంలో ఉంది. ఎక్కువ మంది రోడ్ ప్రమాదంలో చనిపోతున్నారు. సో దీంట్లో భాగంగా మేము ఎడ్యుకేషన్ అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడము, తర్వాత ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ద్వారా ఈ రోడ్ ప్రమాదాలని తగ్గించడానికి మేము మా ప్రయత్నాలని చేస్తున్నాము. అందరూ ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। మంది రోడ్ ప్రమాదాల్లో చనిపోతున్నారు. దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 70% వరకు అందరూ చనిపోతున్న వాళ్ళు ద్విచక్ర వాహనంలో రోడ్ ప్రమాదాలకి గురి అయి చనిపోతున్నారు. జరుగుతున్న యాక్సిడెంట్స్కి కారణాలు రకరకాలుగా ఉంటే, బట్ చనిపోవడానికి కారణం ఒకటే ఉంది. తలకి దెబ్బ తగిలిన వలన, అంటే హెల్మెట్ ధరించుకోకుండా ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ప్రమాదానికి గురి అయినప్పుడు తలకి దెబ్బ తగిలి ఆ ఇంజురీ వలన చనిపోవడం 90% కన్నా ఎక్కువ ఉంది. సో ఈ హెల్మెట్ ధరించుకోవాలనేది రూల్ని మేము ఆగస్టు 15 నుంచి కంపల్సరీ చేసినాము. అది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది మేము స్లోగా చేస్తున్నాము. ఎక్కువ అవేర్నెస్ మీద మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. నేను నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరికీ కోరుతున్నది ఏంటంటే, మేము అవేర్నెస్ మీటింగ్స్ని అన్ని ప్రాంతాల్లో, గ్రామాల్లో, టౌన్స్లో అన్ని చోట్ల మేము అవేర్నెస్ మీటింగ్స్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అందరూ అటెండ్ చేసి ఈ ఇంపార్టెన్స్ అనేది గుర్తు చేసుకొని అందరూ అవేర్నెస్ని మీ ఊర్లో కూడా మీరు అందరూ చేయాలని కోరుతున్నాము. అందరూ రూల్స్ పాటించాలని ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను. मच्छरों के खात्मे के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट हैदराबाद के कलेक्टर जनाब अंदीप ने SRT कॉलोनी, RDO और DC, DP और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। అరే మట్టి ఉన్నా కానీ డీసీ గారు ఇప్పుడు దీనివల్ల చూడండి, ఇప్పుడు అంతా డెంగ్యూ ఎందుకు వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది? మీరు ఇదంతా ఇప్పుడు దీని కింద చెత్త ఇటు సైడ్ ఇప్పుడు పిచ్చి మొక్కలు కూడా మీరు క్లీన్ చేసి అయిపోయాయి కదా. ఎవరమ్మా మీరు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి తీయండి. ఎవరైనా అడ్డు చెప్తే చెప్పండి. HYC की जानिब से स्कूल काम चंदा चोरों ने फिर से अवाम को लूटा है। तालीम के नाम पर अवाम से पैसा जमा किया गया। फलस्तीन के शहीदों के नाम पर पैसा जमा किया गया, लेकिन खरीदी गई जमीन। इन बातों का इजहार मोहम्मद सलीम ने किया है। देखिए उनका क्या कहना है। अजीज दोस्तों, आज मैं HYC के नए स्कैम के ऊपर आपको आगाह करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जब आवाम के पास ज़कात देने के लिए आवाम बिल्कुल बेचैन होती है, उस टाइम में ये HYC के लोगों ने, सलमान और अय्यूब ने ये अपील की कि फ़लस्तीन के लिए आप चंदा दीजिए। मज़लूमों शोधा के नाम के ऊपर लोगों ने करोड़ों रुपए इनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा वहाँ नहीं पहुँचा और करोड़ों रुपए कई स्कैनर्स के ऊपर इन लोगों ने जमा किए। और 20 मार्च रमज़ान के पहले दहे दूसरे दहे में एक स्कैम सामने आया है कि ये लोग, ये सलमान ने एक स्कूल की अपील की थी कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, गरीब और यतीम बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। लेकिन ये नहीं बताया कि ये स्कूल कहाँ बनेगा। लेकिन अब ये स्कूल की कहानी उस मुकाम से मुझ तक आ गई
ये है मुकाम गुलबर्गा के करीब एक गांव है सेड़म, वहाँ की ज़मीन है ये। और ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है, जैसा हमारे पास SC ST को देते हैं गवर्नमेंट वाले एग्रीकल्चर करने के लिए, यानी ज़रात की ज़मीन है। ज़रात से हट के वहाँ कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे फ़िश का फार्म डाल सकते हैं और बकरों की फार्मिंग कर सकते हैं, और आप दूसरा कोई और काम कर सकते हैं, या ज़रात चावल गेहूं वगैरह या कोई भी चीज़ उसके अंदर उगा सकते हैं, लेकिन इस ज़मीन को बेच नहीं सकते। ये 4 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ये सलमान के मामू ने, एक SC जो आदमी था जिसको गवर्नमेंट से मिली थी गिफ्ट, वो ज़मीन उसने इनके मामू को दी। इनके मामू ने 2 एकड़ ज़मीन किसी को बेच दी और उसके ऊपर मुकदमा चला और 4 साल की सज़ा इनके सगे मामों को उसी सर्वे नंबर के ऊपर 2 एकड़ के ऊपर सज़ा हो गई। अभी 2 एकड़ बची थी। ये 2 एकड़ जिसकी गवर्नमेंट वैल्यू 7 लाख है, और यानी आम जो वहाँ पे ज़मीन का जो भाव चल रहा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि 10 से 11 लाख रुपए, मैक्सिमम 10 लाख रुपए, तो यानी 20 लाख रुपए की वो ज़मीन है। उसको 62 लाख रुपए में रजिस्ट्री के पेपर में बताया गया 4675 ऑफ 20 मार्च 2024 के दिन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भी आ गए सारे। तो ये रजिस्ट्री की गई और वहाँ पे खड़े के एक JCP लगाकर बड़े उससे आलिमाना तरीक़े से तकरीर की गई कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं गरीब बच्चों के लिए, यतीमों के लिए स्कूल बनाऊंगा, लेकिन वहाँ स्कूल बन नहीं सकता। जब वहाँ के अवाम ने इनको पहचाना, मामू और भांजे को, दोनों क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने वहाँ के मुकामी MLA को कंप्लेंट की। मुकामी MLA जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने फौरी MRO को भेजा। 2 दिन के अंदर वहाँ काम रोक दिया गया। क्या वहाँ स्कूल बन सकता है? कोई कमर्शियल बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो SC लैंड है और एग्रीकल्चर के लिए है, तो वो ज़मीन के ऊपर ना कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकता है, या अगर ख़रीदे भी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर काम करना पड़ेगा। तो यानी जो पैसा फ़लस्तीन के शोधाओं के नाम पे मुसलमानों दिया था, उसमें से 62 लाख रुपए उसी अकाउंट से चेक दिए गए, और वो चेक जो है अपने मामू को दिए गए, और वहाँ पे रजिस्ट्री की गई, और वहाँ स्कूल नहीं बन सकता। फिर स्कूल के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए जमा कर लिए गए। तो ये इस किस्म के स्कैम हो रहे हैं। इनके कई स्कैम सामने निकल के आ रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा, होशियार रहें। जो फ़लस्तीन के लिए पैसा दिए थे, उसमें से कई पैसा इन लोगों ने उसी वक्त निकाल लिया। कोई इजिप्ट को गया, इजिप्ट के अंदर वहाँ जो रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे हमारे पास बर्मा वाले और रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ होते हैं, वहाँ इजिप्ट के अंदर भी फ़लस्तीन के पुराने कैंप्स हैं, जो पुराने फ़लस्तीनी आए हुए हैं। वहाँ जाके वीडियो बना के और कुछ ट्रकों के ऊपर कुछ पैसे दे के जो है वीडियोस बना के जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कि ये सामान हम जो है फ़लस्तीन के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि गलत है। फ़लस्तीन के अंदर तो ना तो वहाँ पे इंटरनेट है, ना पानी है, और ना वहाँ पे जो है कोई किस्म की जो है सहूलत मौजूद है। सारा इज़राइल का जो है वहाँ पे कब्ज़ा है, सारी तबाही बर्बादी है। वहाँ जाके कोई नहीं खिला सकता सिवाय रेड क्रॉस या दूसरे बड़े बड़े ममालिक के, जो तुर्की, सऊदीया वगैरह के, उनके जो है एयरलिफ्ट करके फेंक रहे हैं। तो एक ने जाके इजिप्ट के अंदर ये बनाया, दूसरे ने 62 लाख रुपए देके अपने मामू का फ़ायदा किया। अपने मामू को ज़मीन के लिए जो 62 लाख दिया, जो 20 लाख रुपए की है। तो अवाम ने क्या इसके लिए पैसा दिया था? ये फ़लस्तीन के नाम के, शोधा के नाम के ऊपर पैसा जमा करो और मामू को ले जाके 62 लाख रुपए की रजिस्ट्री करो। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पहुंच चुके हैं। और 5 इस वक्त वो लोग जो इसके अंदर, स्कूल के मामले के अंदर उन लोगों ने गूगल पे किया कि बच्चों का स्कूल खुलेगा, उनको भी नहीं पता है कि स्कूल कहाँ है। ये नहीं बताया गया कि गुलबर्गा के जंगल में सेड़म के एक मुकाम के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनाया जा रहा है। बनाने की बात की गई है, बन तो नहीं सकता वो, लेकिन ऐसा बताया गया कि स्कूल, लोग समझे हैदराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कहीं स्कूल बनेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने पैसे भेजे थे वो लोग भी जो है मुझसे बात किए। वो लोग तो बड़ी रकम भेजा है, कोई 500 रुपये नहीं डाले वो लोग मेरी तरह, तो बड़ी रकम है। उनके कंप्लेंट भी FIR तैयार है। जो FIR होते के साथ ही वो हाई कोर्ट में जमा होंगे। हाई कोर्ट के अंदर आप इन लोगों के 4 करोड़ 80 लाख, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 10 लाख रुपए कुछ ऐसे फिगर है करीब, वो फिल वक्त फ्रीज है। मैं आवाम से कहूँगा कि आप लोग वो पैसे वापस ले लीजिए, क्योंकि वो
पैसे वहाँ से भी निकलने वाले नहीं हैं। आप जाइए, खटका मारिए कि आप हमारे पैसे दीजिए, डायरेक्ट मदद कीजिए आप किसी की करना है तो। अगर वो पैसे नहीं देते हैं ये लोग तो आप जाके रसीद लेकर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके आप उनके ऊपर केस बुक करा के एफआईआर की कॉपी मुझे भेजिए आप। स्कूल में भी जिन लोगों ने दिए हैं वहाँ स्कूल बनने वाला नहीं है, वो भी स्कूल के पैसे वापस मांगे या खरीबी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करके एफआईआर की कॉपी मुझे भेजे। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता है कि रमज़ान के महीने में आखिरी दहे में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी हुई नामपल्ली के हलक़े में, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। वो 1 करोड़ रुपए खर्चा एक एमएलए ने इनसे करवाया। उसकी भी सारी डिटेल उन बैंक के अकाउंट के पैसों में है कि मुर्गी वाले को इतने लाख रुपए दिए गए, गोश्त वाले को इतने लाख रुपए दिए गए, वो सारे ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद हैं। तो अब जो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ना वो बचेंगे ना ये लोग बचेंगे, सारे का फांडा ये जो है खुल जाएगा। मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और उनसे गुजारिश किया कि ये केस को सिट के हवाले कीजिए, क्योंकि सैदाबाद जो है केस को जो है हैंडल नहीं कर सकता, तो उन्होंने एसीपी सिट को ये केस को ट्रांसफ़र किया। मैंने एसीपी सिट से भी मुलाकात की और सारी तफसीलात पेन ड्राइव में ये सारे वाक़यात जो है उनके हवाले कर दिए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़े पैमाने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू होगी और सारा 1 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे, कितने कारें ख़रीदी गई, कितने भांजों को बहनों को प्रॉपर्टी दिलाई गई, कहाँ फार्म हाउस लिए गए, कहाँ कहाँ कितना पैसा कारों में बैठ के अपने कितने लोगों को दिया गया, रिश्तेदारों में बांटा गया, कि अपने वालिदीन के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदी गई। इस दरमियान में 1 साल के अंदर कहाँ से ख़रीदे, क्या ख़रीदे, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले और सिट वाले सारे मिल के जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। मैं आवाम से एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये चंदा चोरों से बचिए, आपके पैसे मुस्तहिक़ के हाथ को दीजिए। नहीं अगर आप करना चाह रहे हैं तो आइए मेरे पास, मैं आपको लेके चलता हूँ उस्मानिया दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल, निम्स हॉस्पिटल, वहाँ पढ़े हुए बेइंतहा गरीब लोगों के अंदर आप जो है तकसीम कीजिए, लेकिन अपना पैसा ये चंदा चोरों की बातों में आके आप लोग बर्बाद नहीं कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये लोग हाई कोर्ट से बचने वाले नहीं हैं और ये हराम का पैसा इनको पचेगा नहीं। मैं आवाम को इसीलिए बेदार करने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया कि स्कूल का भी एक बड़ा स्कैम उस स्कैम के अंदर है जिसका पैसा फ़लस्तीन के नाम के ऊपर इन लोगों ने जमा किया। खुदा हाफिज़। रीम्स एजुकेशन इंटरनेशनल मानू में पायदार तरक्याती सरगर्मियां शुरू करने का इरादा रखता है। डॉक्टर शाजू जमालुद्दीन बानी और सीईओ रीम्स ने प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन और वीसी मानू से 26 अगस्त 2024 को उनके चैम्बर में मिस्टर आमिर असलम अहमद खान, एडवाइजर एडोफास्ट एकेडमी डॉक्टर आयशा सैयद मोहम्मद, प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान की मौजूदगी में मुलाकात की। बहस के दौरान डॉक्टर शाजू ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क रीम्स के मुख्तलिफ पायदार तरक्याती सरगर्मियों जैसे नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और कम्युनिटी मुआशरे की तरक्की और जिंदगी की महारत से आगाह करवाना और मानू में शुरू करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने रीम्स के सरगर्मियों को सराहा और डॉक्टर शजा की तजवीज़ का खैर मकदम किया। ओयो रूम में खुफिया कैमरा लगाने पर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाकया तेलंगाना के शमशाबाद मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक जोड़े ने ओयो रूम में कमरा बुक किया, जहां पर जाने के बाद इस जोड़े ने वहां एक खुफिया कैमरा पाया। इस बात की शिकायत आरजे पुलिस से की गई है। बताया जाता है कि होटल का मैनेजर जोड़ों की निजी सरगर्मियों की वीडियोज कैमरे में कैद करते हुए इनको ब्लैकमेल करने का काम करता था। इस जोड़े की शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने खुफिया कैमरे को जब्त कर लिया और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के राम कृष्णा ने इंकशाफ किया है कि रियासत में जमीनी बेज़ाब्तगी में इजाफे के पेश नजर कम्युनिस्ट पार्टी एक बार फिर जमीनी जदोजहद शुरू करेगी। उन्होंने सीपीआई राष्ट्रीय समिति के ज़ेर-एहतमाम जमीन मुतासरीन के रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आंध्र प्रदेश किसान यूनियन के रियासती सदर और एग्रीकल्चर यूनियन के रियासती सदर ने मुकामी और इसके अलावा मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इसके अलावा बतौर सदर काम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रामकृष्णा ने कहा है कि नारा कम्युनिस्ट पार्टी की है। आज जमीन की कीमतों को आग लग रही। उन्होंने कहा है कि रियासत के लाहिदगी के बाद जमीन की कीमतों में इजाफे की वजह से जमीन की बेकायदगी में इजाफा हुआ है। जो लोग इख्तिदार में हैं और दीगर मामलात में एक ही काम पर
गैर कानूनी लेन देन करते हैं उन पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि 22 में जमीनों को फ्री होल्ड में डाल दिया गया और ये सब आला जातों के हाथ में चली गई है। जमीन की बेकायदगी का मामला मदनापल्ली में सब कलेक्टर के दफ्तर को जलाने तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के लेन देन न सिर्फ मदनाले बल्कि रियासत भर में हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों की काश की गई जमीनें किसी एक जात के हाथ में चली गई है। उन्होंने BS और अहदेदारों और रेवेन्यू अहदेदारों से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जो उन बेजाब्तगी में मुलविस है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सिवाय इसके कि वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो जमीनी बेजाब्तगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और शक जाहिर किया है कि जमीन की बेकायदगी की SIT की तहकीकात का आगाज हो जाएगा। इंतखाबात में TDP के वादे के मुताबिक वो देहात में गरीबों को 3 सेंट और कस्बों में 2 सेंट जमीन मख्तस करना चाहते हैं। उन्होंने गरीबों की मिल्कियती जमीनों को टाइटल देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त तक लड़ेगी जब तक रियासत के हर गरीब को इंसाफ नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा है कि मौजूदा कॉन्फ्रेंस सिर्फ शुरुआत है और बहुत सी तहरीकें उठाई जाएंगी। इस मौके पर 26 अजला से मुतासरी नाराजी की तरफ से लाई गई दरख्वास्तें ली गई है। उन्होंने वजाहत की है कि रियासत भर में गरीबों की जमीनों के साथ होने वाली नाइंसाफी को चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की नोटिस में लाया जाएगा। आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी ने कहा है कि रिम्स हॉस्पिटल की मेन गेट के सामने गैर मिजाज तजावुजात को हटाने का मकसद हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों को सहूलियात फराहम करना और इलाके की सफाई और कानूनी हुदूद की पासदारी को यकीनी बनाना है। चारशंबे के रोज आदिलाबाद पुलिस और म्यूनिसिपल अहदेदारों ने आदिलाबाद जिला मुस्तकर में वाक़ रिम्स हॉस्पिटल की मेन गेट के सामने काबिज दुकानों के शेड्यूल को हटा दिया है। इस मौके पर बात करते हुए DSP जीवन रेड्डी ने कहा है कि हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों और गाड़ी चलाने वालों को होने वाली तकलीफ के पेश नजर ये शीट हटाए गए हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर दोबारा गैर मिजाज तजावुजात की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर, 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर करुणाकर राव के अलावा दीगर मौजूद रहे। మధ్యలో మనం ఒకటి కోల్కతా ఇన్సిడెంట్ తీసినాము. కోల్కతా ఇన్సిడెంట్ తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలిసి అన్ని మెడికల్ కాలేజ్ టీచింగ్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఎటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ కావచ్చు, ఎటువంటి పిల్లలకు ఫీజులకు ఈజీలకు కాకుండా నేను కలెక్టర్ గారు, SP గారు, DSP గారు, CI గారు అందరూ వాళ్ళ ఆదేశాల ప్రకారము మొన్న కూడా DSP గారు, ఇక్కడ CI గారు, SI గారు వచ్చి హాస్పిటల్ మొత్తం కలిగి ఎక్కడెక్కడ CC కెమెరా పనిచేస్తున్నాయో ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేశాం. అదేవిధంగా నిన్న కూడా SP గారు, కలెక్టర్ గారు నిన్న ప్రాబ్లం అని చెప్పాను. సో ఈరోజు DSP గారు, CI గారు ప్లస్ మున్సిపల్ జాయింట్ మినిస్టర్ వచ్చారు. నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం కొంతవరకు ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ చేసేస్తున్నారు. సో ఇదే క్లియర్ ఉంటే పోవడానికి లోపల అంబులెన్స్ కావచ్చు, ఎమర్జెన్సీ చెట్టు అటవీ కాకుండా నాకు కూడా మంచి ఆలోచన సార్ కోరాను. సో ఆ విషయంలో ఈరోజు DSP జీవరెడ్డి గారు కావచ్చు, కనక CI గారు కావచ్చు, దాంట్లో వాళ్ళు వచ్చి ఈ యొక్క ఎంత వచ్చిందో క్లియర్ చేశారు. కనుక నా తరఫున SP గారికి, కలెక్టర్ గారికి, DSP గారికి, CI గారికి అందరికీ మున్సిపల్ కమిషనర్కి అండ్ శాంతికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. గౌశాల IPS గారి ఆదేశం మేరకు మొన్నటి రోజున గౌరవ డైరెక్టర్ గారు మా CIC SI రిమ్స్ హాస్పిటల్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ దీనిలో సెక్యూరిటీ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. CC కెమెరాస్ టోటల్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. దానిలో దాదాపు 90% CC కెమెరాస్ పనిచేస్తున్నాయి. ఒక 10% పని చేయకపోతే వాటిని కూడా రెక్టిఫై చేసేయడం జరిగింది డైరెక్టర్ గారు. తర్వాత ఎక్కడెక్కడ CC కెమెరాస్ అవసరం ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము సూచించడం జరిగింది. అక్కడ CC కెమెరాల వర్క్ కూడా కంటిన్యూ నడుస్తుంది. అయితే ఈ గేటు ముందట, రిమ్స్ గేటు ముందట కొందరు ఫుట్పాత్ వ్యాపారులు గేటు ముందటికి ఇంప్రూవ్ చేయాలి వచ్చే అంబులెన్స్లకు పేషెంట్కు రాకుండా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో వీళ్ళు ఇక్కడ ఫుట్పాత్ షాపులు నిర్వహిస్తుంటే వారికి ఈరోజు కౌన్సిలింగ్ చేసి వాటిని ఎందుకు జరిపేయడం జరిగింది. గేట్ ముందట ఉన్న వాటిని చాలా వరకు దూరం ఫుట్పాత్ మీదకి జరిపేయడం జరిగింది. వారికి మేము స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాము, అది ఓన్లీ టెంపరీ అరేంజ్మెంట్స్. అది ముందు ఇక్కడ ఏమైనా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చినా లేకపోతే ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది ఉన్నా అవన్నీ తర్వాత మా ఆదేశాల ప్రకారం వాటిని షిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టెంపరీ మాత్రం ఎటువంటి వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి రాకుండా పోలీసులు సూచించిన ప్లేసులనే ఉండాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ ముందుకు వచ్చినను ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కల్పించను. తర్వాత ఇక్కడ నైట్ 10 తర్వాత అనాథరైజ్ పర్సన్స్ ఇక్కడ వల్ల గుండు కూడా వారు ఇబ్బందులు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మేము నైట్ 10కు షాపులన్నీ క్లోజ్ చేయాల్సిందిగా మేము వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి తర్వాత ఈ రిమ్స్ పరిసరాల్లో అనాథరైజ్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉండడానికి వీల్లేదు. ఓన్లీ పేషెంట్స్ వారు మాత్రమే వస్తారు. ఈ రిమ్స్ సెక్యూరిటీ
కరెక్ట్ ఉండాల్సిందిగా మేము అందరికీ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్టర్ గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కలిసి కోఆర్డినేషన్తో మన రిమ్స్ అండ్ సూపర్ స్పెషల్ హాస్పిటల్లో సెక్యూరిటీని చాలా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. निजामाबाद तारिक अनवर जनरल सेक्रेटरी ACC रुकन CWC रुकन पार्लियामेंट सदर कौमी तंजीम के रुकन पार्लियामान मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद की आमद मौके पर मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन रियासती सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम और निजामाबाद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम समीर अहमद ने होटल ग्रीन पार्क हैदराबाद में इस्तकबाल करते हुए खुसूसी मुलाकात, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर तारिक अनवर ने समीर अहमद को निजामाबाद जोन के 5 अजला में कौमी तंजीम को वसअत देने और कौमी तंजीम के अगराज व मकासद को अमली जामा पहनाने के साथ साथ आवाम के मसाइल की यकसुई की खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। समीर अहमद ने इस बात का इजहार किया है कि वो कवी तंजीम को मुस्तहकम करने के 5 अजला जिनमें जिला निजामाबाद, कामारेड्डी, निर्मल, जगतियाल, आदिलाबाद शामिल है, उन अजला का दौरा करेंगे। इस मौके पर हनुमंतराव साबिक रुकन राज्यसभा वहीद खान सदर कौमी तंजीम के अलावा दीगर मौजूद रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने शिवला के MLA काले यादैया पर अंडों और टमाटरों से हमला किया। कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की शिनाख्त का मुतालिबा जो 10 साल से जदोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनों ने मुकामी MLA काले यादैया पर उस वक्त मुर्गी के अंडों से हमला किया जब वो आज शिवला हल्के के तहत शबद मंडल गए थे। इस बात पर नाराज कि वो BRS के लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं। उन्होंने धरना दिया और गो बैक MLA जैसे नारे लगाए। गोया जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होता हम नहीं सुनेंगे। जिद करते हुए MLA डाउन के नारे लगाए गए। నువ్వు మాకు వ్యతిరేకం కాదు, నువ్వు మాకు మంచోడవే అని మేము అనుకుంటున్నాం. కానీ నువ్వు ఏదైతే సీఎం ఆధ్వర్యంలో కలిసినావో మేము ఆ విషయానికి వ్యతిరేకం కాదు. మా పార్టీ బలానికి పనిచేస్తున్నావు చెయ్యి, కానీ మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల బిల్లులు కానీ ఇంకోటి పనులు కానీ ఏమైనా ఆపినావు అనుకో నీకు ఇంతకంటే ఎక్కువ అవమానం జరుగుతుంది, ఇంతకంటే ఎక్కువ వ్యతిరేకించాల్సి వస్తుంది. ఇది మాత్రం మేము యాదగిరి పెట్టుకోవాలి. ఏమైనా ఉంటే పనులు చేసి పెడుతున్నారా మా పార్టీ కార్యకర్తలకు गुस्ताख रसूल रामगिरी को हिरासत में लेने का मुतालिबा करते हुए एक पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए जा रहा था, जिसे सिंध हुकूमत महाराष्ट्र की पुलिस ने गैर आईनी तरीके से हिरासत में ले लिया था। क्या ये सबका साथ सबका यकीन है? आइन ने मुझे एहतजाज की इजाजत दी है। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी तक हमारी जंग जारी रहेगी। को अरेस्ट करो, संविधान ने मुझे किया है अपने हिसाब से, मगर सिंध सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है, मेरा पीसफुल प्रोटेस्ट था नाथद्वारा पे, हजारों की संख्या में लोग आए, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सिंध सरकार अन्याय डेविड अंदर जा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।